प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस कोरोना काल में अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। कल मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे एक वीडियो बनाई थी। आधा पार्ट उसमें था और ये अपना सेकंड पार्ट रहेगा फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि हमारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन का क्षेत्र क्या रहेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र अपने अध्ययन में किन किन चीज़ों को शामिल करता है, तो वो इसका अध्ययन का स्कोप रहेगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो मुख्यतः मांग के सिद्धांत, उत्पादन के सिद्धांत, कीमत निर्धारण के सिद्धांत और साधन कीमत के सिद्धांत, इन सब के सिद्धांत की व्याख्या करता है और उनका अध्ययन करता है। जो मांग का सिद्धांत है वो किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बताता है। और उत्पादन का सिद्धांत, उसमें जो उत्पादन के जो भी साधन हैं उनको एकत्रित करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। और इसमें एक उद्यमी कम से कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करने की कोशिश करता है। और जो कीमत निर्धारण का सिद्धांत है कि वस्तुओं की कीमतें कैसे निर्धारित की जाती हैं और साधनों की कीमत, कि साधन हैं जो हमारे पास जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है, हम उनको किस तरीके से उनकी कीमत देते हैं, जो कि एक उद्यमी प्रदान करता है। आगे हम पढ़ रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है, कि हमारा जो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका अध्ययन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम किसी भी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझना चाहते हैं तब हमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन या अर्थशास्त्र का अध्ययन जरूरी हो जाता है। फिर भविष्यवाणी, जैसे किसी वस्तु की कीमतें बढ़ने वाली हैं या मांग बढ़ने वाली है, मांग गिरने वाली है, ये सब हम भविष्यवाणियाँ अर्थशास्त्र के द्वारा कर सकते हैं। आर्थिक नीतियों के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि जो हमारे साधन हैं उनके ऊपर सरकार की नीतियों का क्या प्रभाव रहेगा। और आर्थिक कल्याण किसी भी देश के नागरिकों के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आर्थिक कल्याण करने के लिए देश की सरकार है जो आर्थिक नीतियाँ बनाती है। प्रबंध संबंधी निर्णय में कोई भी उद्यमी है वो ये कोशिश करता है कि कम से कम लागत पर वो वस्तुओं का उत्पादन करे और वो अधिक से अधिकतम लाभ गेन कर सके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना अनिवार्य है। फिर आगे हम चलते हैं कि हमारा जो अर्थशास्त्र है उसकी प्रकृति कैसी रहेगी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो अर्थशास्त्र की प्रकृति है तो ये हम दो तरीके से रख सकते हैं। क्या तो अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में हो सकता है, कला के रूप में हो सकता है। तो जो हमारा अर्थशास्त्र अगर विज्ञान के रूप में है तो अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में दो तरीके से होता है। एक वास्तविक विज्ञान जिसको हम पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं, और एक होता है नॉर्मेटिव साइंस। तो अर्थशास्त्र विज्ञान है, ये जानने के लिए हम आगे चलते हैं। तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, तो यदि इकोनॉमिक्स एक साइंस है तो उसको डिफाइन किया है प्रोफेसर सीलिगमैन ने। उन्होंने कहा है कि विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सामाजिक विज्ञान और एक प्राकृतिक विज्ञान। जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसके अंदर अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसका संबंध मनुष्यों से है। क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान है उसके अंदर मनुष्यों के संबंध का अध्ययन किया जाता है कि जो इंसान है वो एक सामाजिक रूप में कैसे बर्ताव करता है। और प्राकृतिक विज्ञान है उसके अंदर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। जो हमारा अर्थशास्त्र के सामाजिक विज्ञान होने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं। तो जो ये हमारे जो अर्थशास्त्री हैं सीलिगमैन, ये मानते हैं कि जो हमारा अर्थशास्त्र है वो प्राकृतिक विज्ञान ना होकर एक सामाजिक विज्ञान है।
क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक विज्ञान है, जिसके अंदर हमारा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जिसको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री बोलते हैं, वो एक प्रयोगशाला के अंदर उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है। और जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, जो कि अर्थशास्त्र है, उसका अध्ययन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। एक होता है क्रमागत अध्ययन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमैटिक स्टडी। तो सिस्टमैटिक स्टडी में क्या आता है कि उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि, उत्पादकों के अधिकतम लाभ, समाज के अधिकतम कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना। जो क्रमागत अध्ययन है, सिस्टमैटिक स्टडी है, उसमें हम इकोनॉमिक्स में भी अपनी जो स्टडी है वो एक सिस्टमैटिक वे से करते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक नियम, साइंटिफिक लॉज। तो जो विज्ञान है हमारा, उसमें जो उसके नियम हैं वो एक साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं। उसी तरीके से हमारे जो नियम है, मांग का नियम है, पूर्ति है, वो भी एक साइंटिफिक तरीके पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट है कोज एंड इफेक्ट संबंध। जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, उसके अंदर जो नियम हैं उसके क्या आते हैं, कोज और इफेक्ट। तो नियमों की सत्यता, तो वैलिडिटी ऑफ द लॉज। तो हम भी अर्थशास्त्र के अंदर अपने नियमों की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि कोई भी नियम है वो कितना प्रभावशाली है। आगे अर्थशास्त्र एक वास्तविक या आदर्शात्मक विज्ञान है कि अर्थशास्त्र विज्ञान तो है, पर वो कैसा विज्ञान है, पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। जो पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स है, साइंस है, वो ये कहता है कि क्या है, और जो नॉर्मेटिव साइंस है वो ये कहता है कि क्या होना चाहिए। तो हमारा जो अर्थशास्त्र है वो इन दोनों टर्म्स पे काम करता है। कुछ परिस्थितियाँ, जैसे आज हमारे देश में बेरोजगारी है या फिर अन्य समस्याएं हैं, तो वो वास्तविक हैं। तो जो ये हमारी जो समस्याएं हैं, तो वो एक वास्तविक विज्ञान की तरह काम कर रही हैं। और क्या होना चाहिए एक अर्थव्यवस्था में कि हम पूर्ण रोजगार को प्राप्त करें, अधिकतम कल्याण हो, तो ये सब किसका विषय रहेगा, हमारे नॉर्मेटिव साइंस का। तो संक्षेप में मैं ये कहूँगी कि हमारा जो अर्थशास्त्र है वो वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है। आगे हम बढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र क्या एक कला के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। यदि हम बात करें कि देश में बेरोजगारी है, तो वो एक कैसा साइंस है, वास्तविक। यदि हमारे देश में पूर्ण रोजगार होना चाहिए, तो ये कैसा विज्ञान है, आदर्शात्मक। और अगर हम इस अपनी जो अचीवमेंट को पाना चाहते हैं, पूर्ण रोजगार को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो तरीके अपनाएगी, जैसे आर्थिक नियोजन, तो वो एक कला है उसको इस्तेमाल करने का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइंस है वो हमारा जो अर्थशास्त्र है वो एक कला के रूप में भी है। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और इसकी PDF आपको लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू।